आज हम व्यवस्थापिका संघ की व्यवस्थापिका यानी कि संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद भारत की सबसे बड़ी विधायी संस्था या निकाय है। भारत में पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट को हिंदी में राजलेख के नाम से जानते हैं, विधान परिषद गठित की गई। 1909 के एक्ट में इसका नाम औपचारिक विधान परिषद कर दिया गया। ये जो एक्ट वगैरह चार्टर एक्ट वगैरह एक पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे, एक वीडियो में इनको देख लेंगे नेक्स्ट आगे। 1919 के एक्ट में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया, तो 1919 के एक्ट के तहत किया गया। और औपनिवेशिक विधान परिषद जो नाम रखा गया ये किस एक्ट के तहत, 1909 वाले के तहत। फिर 1935 का जो एक्ट था, इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना है, इस पहली बार कब किया गया, तो पहली बार 1919 के एक्ट में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दो भाग थे। फिर 1935 के एक्ट में क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, जिसमें विधानसभा और राज्य परिषद दो सदन बनाए गए। फिर 1935 के अधिनियम में पहली बार 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। यानी कि कौन कौन से वो 6 प्रांत थे जहाँ पर 1935 एक्ट के तहत द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, तो बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से थे, तो एक बंगाल, एक बिहार, एक असम, एक संयुक्त प्रांत और एक बम्बई और एक मद्रास। ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद कौन सी है, तो ब्रिटिश की संसद। इसे सभी संसदों की जननी कहा जाता है। तो सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। अमेरिका की कांग्रेस यानी कि अमेरिका में जो संसद है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जो प्रथम सदन है, प्रतिनिधि सभा कहते हैं जिसे, ये विश्व का सबसे कमज़ोर सदन है। जबकि इसका दूसरा सदन जिसको सीनेट नाम से जाना जाता है, ये विश्व का शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। फिर हम आर्टिकल 79 की बात करेंगे, जो कि भारत की एक संसद होगी। भारत में क्या होगी, संसद होगी, जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ये आर्टिकल 79 में बात की गई है। तो 79 में क्या लिख रखा है कि भारत की एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। फिर इनके लोकसभा और राज्यसभा के हम देखेंगे कि इनका सबसे पहला टॉपिक है जैसे अन्य नाम या उपनाम। तो लोकसभा के उपनाम क्या है, राज्यसभा के उपनाम क्या है, तो इनकी चर्चा करेंगे। तो लोकसभा का उपनाम क्या है, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोक सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। लोकसभा लोकप्रिय सदन, जबकि राज्यसभा अलोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा अस्थायी सदन, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है। लोकसभा निम्न सदन, जबकि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा शक्तिशाली सदन, जबकि राज्यसभा कमज़ोर सदन कहलाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर आते हैं लोकसभा वाले। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोकप्रिय होते हैं जनता में, लोग इनको पसंद करके यहाँ पर भेजते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता इनको वोट करके कभी यानी कि अस्थायी रूप से रहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। फिर निम्न सदन, उच्च सदन। फिर यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा को बुद्धिजीवियों का सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा को अलोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते और ये जो राज्यसभा है ये स्थायी होता है, परमानेंट होता है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है।
फिर संरचना देखेंगे तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात कर रखी है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात कर रखी है। फिर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा में तो 552 होगी अधिकतम सदस्य संख्या और राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकती है। जो लोकसभा में ये 552 अधिकतम होंगे, जिनमें निर्वाचित 550 होंगे, 2 मनोनीत होंगे, जो एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। फिर निर्वाचित होने वाले राज्यों से कितने हैं, तो 530 और संघ शासित प्रदेश संघ शासित क्षेत्र से 20 अधिकतम आ सकते हैं। अगर वही राज्यसभा में बात करें तो निर्वाचित 238 है, 12 मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर जो ये 238 है इनको अलग से विभाजित नहीं कर रखा, दोनों का योग बता रखा है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र से ये आते हैं। फिर वर्तमान सदस्य संख्या देखें तो 545 है लोकसभा में, राज्यसभा में 245 है। लोकसभा में निर्वाचित 543 है और मनोनीत 2 होते हैं। और जो ये निर्वाचित में से 530 राज्यों से और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित क्षेत्र से 13 आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, भी जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर यूटी में शामिल किया है, तो जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें थी यहाँ 530 में से घटा देंगे तो अब राज्यों से 524 और 6 इधर यूटी में जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो जो निर्वाचित 233 और 12 मनोनीत होते, 233 में राज्यों से 229 और यूटी से 4 आते थे। लेकिन अभी जो ये जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया है, तो जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सदस्य होते थे, तो इनको 4 को इधर घटा देंगे तो 225 और ये यूटी में चले जाएंगे तो इधर जुड़ के 8 हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव के लिए 30 होती है। तो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु ध्यान रखनी है, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गवर्नर की 35। फिर चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान, अग्रताई विजेता जिसको हमने फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली कहते हैं, बहुलतम मत प्रणाली या जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होती है, जिसको हम बहुमत मत प्रणाली के नाम से जानते हैं। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। फिर मूल संविधान में वयस्क आयु 21 वर्ष और 61वां संविधान संशोधन 1999 के तहत आयु 18 वर्ष की गई, जिस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। फिर हम वापस लोकसभा और राज्यसभा की ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ये लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्यों के पद की शपथ अनुसूची 3 जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो इसका क्या रहेगा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति और लोकसभा सदस्य पद की शपथ दिलाता है तथा इससे अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने व स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाने हेतु नामित किया जाता है। इससे प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो लोकसभा के जो सदस्य चुन के आए हैं उनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो भी लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देगा और उसको कह देगा कि जो भी ये सदस्य आए हैं इनको आप शपथ दिलाओ और अध्यक्ष का चुनाव कराओ। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक ये व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शपथ दिलाता है। यहाँ पर जो नोट ये लिख रखा है ये प्रोटेम स्पीकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये नोट रेड पेन से लिख रखा है, वो इधर लिख रखा है, लेकिन ये इनके क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
फर्स्ट लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलकर थे। तो भारत के प्रथम ये उस संविधान सभा वाली बात है, और फर्स्ट लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलकर थे। और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। प्रोटेम स्पीकर का पद ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर लोकसभा और राज्यसभा में हम कार्यकाल देखेंगे। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष का रहता है। आर्टिकल 85 के तहत प्रधानमंत्री इसे पहले भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति भंग करता है। आपातकाल में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये इसका कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ध्यान रखना। फिर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करेंगे। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, स्थायी सदन है, लेकिन प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या किया जाता है? 1/3 सदस्य निर्वाचित सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह 1/3 के नए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद में जो मनोनीत निर्वाचन होने वाले, तो 2 वर्ष में क्या होंगे? 1/3 निर्वाचित होंगे और उनकी जगह पद मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो ये मनोनीत 12 सदस्य हैं, इनका ध्यान रखना, ये 3 वर्ष बाद में आधे मनोनीत सदस्य पद से मुक्त हो जाएंगे और आधे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 6 वर्ष में क्रम चलता रहता है। फिर पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला है। प्रथम कौन थे? तो जीवी मावलकर थे। सभापति अभी वेंकैया नायडू है राज्यसभा के। प्रथम कौन थे? राधाकृष्ण थे। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह है। और प्रथम कौन थे? कृष्णमूर्ति थे। उपाध्यक्ष अगर लोकसभा की बात करें तो उपाध्यक्ष के अभी ये आपको देखना है करंट में, पहले तो नहीं थे, अभी है या नहीं है। तो प्रथम अगर पूछे तो अनंतशयम अयंगर है। फिर पदाधिकारी का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य अपने में से करते हैं चुनाव। लेकिन आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव नहीं होता है। ये पदेन सभापति होते हैं, ये यहाँ के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जो उपसभापति होते हैं ये राज्यसभा सदस्य अपने में से चुनाव करते हैं। फिर पदाधिकारियों को पद की शपथ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि ये पद की शपथ नहीं लेते। ये लोकसभा में जब सदस्य बनते हैं तब वहाँ शपथ ले लेते हैं। जो सभापति और उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, ये पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि सभापति जब उपराष्ट्रपति बनता है तो उस टाइम शपथ ले लेता है, और जो उपसभापति होता है तो ये राज्यसभा का जब निर्वाचित होता है तो शपथ ले लेता है। तो पदाधिकारियों की शपथ नहीं दिलाई जाती। ये पदाधिकारियों का कार्यकाल की बात करें तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या इसके जो पदाधिकारी होते हैं, ये सदन के सदस्य रहने तक या लोकसभा विघटन हो तो अपने जो उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले तब तक पद पर बने रहते हैं। सभापति के बारे में हम जानते हैं कि ये उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इनका 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल समाप्त होने पर भी ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। ये हमने ऊपर देखा था जब उपराष्ट्रपति पद आता। फिर पदाधिकारियों को पद मुक्त करना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पद मुक्त लोकसभा सदस्यों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत पारित संकल्प प्रस्ताव द्वारा 14 दिन पहले सूचना देके पद मुक्त किया जा सकता है। सभापति और उपसभापति को पद मुक्त राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव द्वारा। परंतु ध्यान रखना, जो सभापति होते हैं ना, इनको पद मुक्ति के लिए प्रस्ताव लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, और उपराष्ट्रपति को जब हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था तो उनमें लोकसभा की भी भागीदारी थी। तो यहाँ पर लोकसभा का सहमत होना आवश्यक है और सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। फिर पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, लोकसभा का अध्यक्ष
उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। फिर राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में जो सभापति होता है हम जानते हैं वो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और उपसभापति होता है वो सभापति को त्याग पत्र देता है। सभापति का मतलब ये उपराष्ट्रपति को। फिर पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये जब लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तब सदन द्वारा निर्धारित सदस्य की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की बात करें तो सभापति अगर उपस्थित नहीं है तो उपसभापति, अगर उपसभापति उपस्थित नहीं है तो सदन द्वारा निर्धारित सदस्य अध्यक्षता करेगा। अगर पद रिक्त है तो यहाँ पर तो देखो हमने अनुपस्थिति की बात की थी, अगर पद रिक्त है तब क्या होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य, यहाँ पर ध्यान रखना कौन, सदन नहीं तय करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्षता करेगा। वैसे ही अगर राज्यसभा में देखें तो अगर सभापति का पद रिक्त है, उपसभापति का भी पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि अगर पद रिक्त है तब बात अलग है और अनुपस्थिति में अलग है। फिर पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले मत, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा की बात करें तो जो पीठासीन अधिकारी के रूप में मत बराबर रहने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। जब वे पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है तब वे सदस्य के रूप में सामान्य मत कर सकता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर इधर हम देखें कि राज्यसभा में अगर पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत देना है किसी भी परिस्थिति में, तो सभापति मत नहीं दे सकता क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अभी हमने देखा कि जो ये पीठासीन अधिकारी यानी कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, तो वो पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत देता है, यानी कि कब बराबर हो जाए ना वोट तब तो वो वोट कर सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सामान्य मत नहीं दे सकता, नॉर्मल वोट नहीं करेगा क्योंकि राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है वो। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि अगर निर्णायक मत देना हो, बराबर हो जाए, तब वो वोट कर सकता है। अगर इनको मान लो पद मुक्ति के समय सब, जैसे मान लो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसको पद मुक्ति के समय चर्चा हो रही है, तो उस टाइम पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। और राज्यसभा में भी पीठासीन अधिकारी का काम उस टाइम नहीं रहेगा ये। और यदि अध्यक्ष के विरुद्ध पदमुक्त प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन हो तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट है बात, ध्यान रख लेना, यहाँ पर उस टाइम कार्य नहीं करेगा। जब खुद के ही विरुद्ध पद मुक्ति का प्रस्ताव चल रहा हो तो खुद पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। सदस्यों द्वारा त्याग पत्र, अध्यक्ष जैसे लोकसभा के सदस्य हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे, जिसको अस्वीकृत भी किया जा सकता है। जो 33वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया कि अध्यक्ष पर निर्भर करेगा कि वो उस त्याग पत्र को स्वीकार करे या ना करे। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये सभापति को देंगे। गणपूर्ति कुल सदस्य की 1/10 होती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। फिर कार्यवाही यानी काम या कार्य, संसद की कार्यवाही अधिवेशनों के माध्यम से संपन्न होती है। संसद में प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 179 दिन के बाद ही अधिवेशन होना चाहिए। अगर बीच में 6 माह का गैप हो जाता है तो वो भंग मानी जाएगी लोकसभा। संसद के वर्ष में 3 अधिवेशन आयोजित हो रहे हैं,
पहले तो आम बजट, ये नॉर्मल, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम बजट जो फरवरी मई में, और मानसून कालीन अधिवेशन ये जुलाई से सितंबर का, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। अधिवेशन के समाप्त या अवसान होने पर लंबित प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, परंतु लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि लंबित विधेयकों को लोकसभा भंग होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा में प्रस्तुत वे लोकसभा में ही लंबित विधेयक है तो डेफिनेटली समाप्त हो जाएगा। यानी कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और वो लंबित था और उस दौरान क्या हुआ, विधान लोकसभा भंग हो गई, तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रस्तुत है और राज्यसभा में भी विलंबित है, तो राज्यसभा में विलंबित है तो लंबित चल रहा है तो वहाँ तो बना ही रहेगा। अगर लोकसभा द्वारा पारित हो गया, राज्यसभा में लंबित विधेयक है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, तो वो समाप्त हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज हो सकते हो। राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा में लंबित विधेयक है, तो ये अभी लोकसभा ने लंबित है और लोकसभा ने टच नहीं किया है, तो ये बना रहेगा। फिर राष्ट्रपति के पास लंबित विधेयक, ये भी बना रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार है तो लौटा दिया गया है विधेयक, तो वो भी बना रहेगा, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक घोषित किया गया विधेयक बना रहेगा। संसदीय कार्रवाई 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होती है। 11 से 12 बजे का काल को प्रश्नकाल कहा जाता है। 12 से 1 बजे के काल की कोई पूर्व निर्धारित कार्यवाही नहीं है। इसमें लोकसभा के सांसद तात्कालिक महत्व के मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। इस काल को समाचार पत्रों ने शून्यकाल नाम दे रखा है। संसदीय कार्रवाई में इस काल का कोई नाम उल्लेखित नहीं है। संसदीय कार्यवाही में पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे तारांकित प्रश्न, कम से कम 10 दिन के पूर्व सूचना पर पूछे जा सकते हैं। इनकी प्रकृति मौखिक होती है और एक प्रश्न पर मैक्सिमम 2 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर का स्पष्टीकरण सदन में ही देना आवश्यक है। तारांकित मतलब जो अध्यक्ष उनको क्या करता है, स्टार लगा के उससे संबंधित मंत्री को उन क्वेश्चन को भेज देता है 10 दिन पूर्व, और वो उसका मौखिक जवाब देते हैं संसद में। और अगर उसमें कोई डाउट हो तो 2 पूरक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और एक दिन में एक एमपी यानी एक जो सांसद है वो एक प्रश्न पूछ सकता है। फिर अतारांकित प्रश्न, ये कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। इनकी प्रकृति लिखित में होती है। आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो वहाँ पर सांसद द्वारा पूछ लिया जाता है, इसको लिखित में आपको चाहिए या मौखिक चाहिए, तो उस आधार पर स्टार लगा दिया जाता है, क्या स्टार नहीं लगाने वाले। लिखित होता है तो इनके जो जब प्रकृति लिखित है तो पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते कि आंसर लिखित में मिलेगा। उत्तर का स्पष्टीकरण सदन में देने की बाध्यता भी नहीं है कि जो लिखित है तो वो तो कहीं पर भी दे सकता है। फिर अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम की पूर्व सूचना पर पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः ये मौखिक होते हैं। दोनों सदनों में एक जैसे 3 चरणों के माध्यम से विधेयक पारित किए जाते हैं। विधेयक पारित होने में सबसे महत्वपूर्ण दूसरे चरण का प्रतिवेदन स्तर होता है। ये ध्यान रखना कौन सा इम्पोर्टेंट है। फिर संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में लिख रखा है कि संशोधन प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ के संविधान से ली गई, तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर पहली बार में ही हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसी संशोधन के तहत मूल अधिकारों में आर्टिकल 13(4) जोड़कर प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। ये सामान्यतः संविधान संशोधन 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं।
परंतु आर्टिकल 368 में साधारण बहुमत से किए गए संशोधन की गणना संविधान संशोधन के रूप में नहीं करता है। केवल विशेष व अति विशेष बहुमत से किए गए संशोधन की गणना संविधान संशोधन के रूप में करता है। और जो ये अब देख लेना, पहले ये नोट्स पहले के हैं, तो कितने वे संविधान संशोधन हो चुके हैं और कितने संविधान संशोधन पारित हुए हैं। साधारण बहुमत क्या होता है कि लोकसभा व राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। जैसे अब साधारण बहुमत से कौन क्या कहाँ पर हम संशोधन कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना। एक तो नए राज्यों का निर्माण करना हो, उनकी सीमाओं व नामों में परिवर्तन करना हो, नागरिकता संबंधित प्रावधान करने हो, और 5वीं अनुसूची में लिखित या उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों संबंधित प्रावधान में कुछ परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद का समापन करना हो, तो इनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है कि लोकसभा व राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत के साथ साथ उपस्थित, जिस दिन ये प्रस्ताव या बिल पारित करवाना है, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों संख्या का 2/3 बहुमत। और ध्यान रखना, सर्वाधिक संशोधन इसी प्रकार से किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आप अगर साधारण बहुमत वाले और अति विशेष बहुमत वाले याद रख लोगे तो उनके अलावा जो भी होंगे वो विशेष बहुमत में होंगे। साधारण बहुमत में तो कुछ नहीं होता है, आधे से ज़्यादा से पारित कर दिया जाता है। विशेष बहुमत में ध्यान रखना, उस दिन साधारण बहुमत तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। फिर अति विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत जो भी हमने देखा था, साधारण बहुमत प्लस जिस दिन उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 के साथ साथ, यानी कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य। यहाँ ध्यान रखना, नाम इतना ही है, आधे राज्य, कहीं मन से मत जोड़ लेना आधे राज्य से अधिक अधिक कुछ नहीं। आधे राज्य के विधानमंडल का साधारण बहुमत। जैसे अब इससे अति विशेष में कौन कौन से संविधान संशोधन कर सकते हो, तो अति विशेष बहुमत की किन किन के लिए आवश्यक है? एक तो राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन मंडल यानी आर्टिकल 54 में आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो, या राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि में यानी आर्टिकल 55 में कुछ करेक्शन करना चाहते हो, या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी आर्टिकल 73 में कुछ चेंज करना चाहता है, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी आर्टिकल 162 पर विचार कर रहे हो आप, या संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, 124 से 147 तक अगर कुछ करेक्शन करना हो, या राज्यों के न्यायपालिका 214 से 237 में कुछ करेक्शन करना हो, संघ शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों की स्थापना यानी कि जहाँ पर यूटी है वहाँ पर अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की व्यवस्था करनी हो, आर्टिकल 241 में कुछ चेंज करना हो, तो अति विशेष। और 7वीं अनुसूची यानी संघ राज्यों में शक्ति का विभाजन कर रखा है, उनमें कुछ चेंज करना हो, या खुद संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 में कुछ करेक्शन करना हो, या भाग 11 245 से लेकर 255 तक, या राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, इनमें अगर कुछ परिवर्तन या संशोधन करना है तो अति विशेष बहुमत से आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और अति विशेष में क्या होता है? साधारण प्लस विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है? साधारण बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत होता है। और अति विशेष में क्या होता है? आधे राज्यों की भी परमिशन लेनी होती है। तो ये हमने संसद के बारे में देखा है। फिर संसद की समितियां एक टॉपिक जो बाद में देखेंगे, उससे पहले हम राज्यों की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे।